तो हमारा दूसरा लेक्चर जो है वो इंडियन कमर्शियल लेयर स्ट्रेन्स के बारे में है। लेयर स्ट्रेन्स का मतलब है जो ब्रीड हमारी रहती हैं लेयर की, उनके बारे में हम इसमें थोड़ा सा जानेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब तक हम, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था आपको कि एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो जेनेटिक स्टॉक होता है। अगर जेनेटिक्स ही प्रॉपर नहीं है, उसकी आनुवंशिकता ही नहीं है, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगी, है ना, प्रोडक्शन उसमें नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को देखें, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें कि एक देसी मुर्गी है ना, वो साल में कितने अंडे देती है? मान लीजिए 120 अंडे देती होगी। तो उसे अगर हम लेयर का फीड खिलाते हैं तो वो इससे ज़्यादा अंडे नहीं देगी, हो सकता है 130 अंडे दे दे, तो उसका जेनेटिक पोटेंशियल ही नहीं है। लेकिन वहीं जब हम ये कमर्शियल लेयर को देते हैं यही फीड, कमर्शियल लेयर स्ट्रेन्स को यही वाला फीड देते हैं लेयर वाला, तो ये हमें 300 अंडे तक दे देती है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ जेनेटिक्स पर निर्भर करती है। फीड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सपोर्ट करता है, लेकिन अगर उसका पोटेंशियल ही नहीं होगा तो वो अंडे कहाँ से देगी। तो इस वजह से हम इसे आम भाषा में ब्रीड भी कह सकते हैं। लेयर ब्रीड्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? पोल्ट्री पक्षियों में खांसने, छींकने और सांस लेते समय सुनाई देने वाली रेस्पिरेटरी साउंड से लगभग हर पोल्ट्री फार्मर परेशान रहता है। यह प्रॉब्लम आपके पोल्ट्री फार्म की शांति और उत्पादकता को प्रभावित करती है और फार्मर इसी चिंता में दिन काटता रहता है कि ना जाने कब यह साउंड घातक ई कोलाई या सीआरडी रूप धारण कर ले। इस साउंड की वजह होती है बर्ड के ट्रेकिया में उत्पन्न होने वाला अत्यधिक म्यूकस। स्वस्थ पक्षियों में यह म्यूकस हल्का चिपचिपा पानी जैसा होता है जो बैक्टीरिया, वायरस और धूल आदि को ट्रेकिया पर चिपकने नहीं देता, जिससे इन्फेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब फार्म में किसी कारण से वेंटिलेशन बाधित होता है और अमोनिया बनने लगती है या फिर हवा में वायरल लोड बढ़ता है तो वायरस ट्रेकिया पर चिपकने लगते हैं। इससे ट्रेकिया की सेल अधिक मात्रा में म्यूकस बनाने लगती है और वह धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटोरी रिएक्शंस के कारण ट्रेकिया सिकुड़ने लगता है। इन दोनों बातों से फेफड़ों में हवा जाने का रास्ता बाधित होता है, जिसकी वजह से खरखराहट होती है और पक्षी गर्दन झटककर आगे की तरफ बढ़ाता है और सांस लेने की कोशिश करता है और हवा म्यूकस के ऊपर से गुजरते हुए आवाज उत्पन्न करती है। कई सारी संक्रामक बीमारियां जैसे LPAI, ND, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और माइकोप्लाज्मोसिस खरखराहट की समस्या पैदा करती है। ये कंडीशन आपकी पोल्ट्री के स्वास्थ्य और आपके मुनाफे के लिए गंभीर खतरा बनी रहती है। ये बीमारियां उच्च मृत्यु दर, अंडे के उत्पादन में कमी, अधिक FCR और दवा की लागत में बढ़ोतरी का कारण बनती है। CRD के लक्षण शुरुआत में हल्के होते हैं, जैसे कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, जिसमें कुछ बर्ड्स फार्म के बीच में मुंह खोलकर सांस लेते दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनने पर खिचखिचाहट और खरखराहट सुनाई देती है। फिर इसके साथ साथ चेहरे पर सूजन भी दिखाई देने लगती है, जिसे कोराइजा कहते हैं। इन लक्षणों का अंत अक्सर मोर्टेलिटी के साथ होता है। कई वायरस और बैक्टीरिया साथ में भी संक्रमण करते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाई देता है। इस बीमारी में किसान आर्थिक रूप से अभूत नुकसान उठाता है, इसलिए सटीक निदान और उपचार बेहद जरूरी हो जाता है। अपने पोल्ट्री फ्लॉक को CRD से बर्बाद होते ना देखें। आज ही रेस्पोज का इस्तेमाल करें। रेस्पोज एक नया और क्रांतिकारी समाधान है जो पोल्ट्री में CRD द्वारा उत्पन्न आवाज संबंधित समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए बनाया गया है। रेस्पोज रेस्पिरेटरी साउंड की समस्या को रोकने और उसका इलाज करने में काफी प्रभावी है, क्योंकि रेस्पोज ट्रेकिया के गाढ़े म्यूकस को पतला करता है और संकुचित ट्रेकिया को खोलने में मदद करता है, जिससे ट्रेकिया में हवा का प्रवाह सुचारू होता है और साउंड की प्रॉब्लम कम हो जाती है। रेस्पोज का एडवांस फार्मूला पानी में आसानी से घुलने वाले लिक्विड के रूप में बनाया गया है, जिसे पीने के पानी में मिला कर दिया जाता है। रेस्पोज CRD से संबंधित लक्षणों में कमी करता है, रेस्पिरेटरी साउंड को कम करता है, मोर्टेलिटी की दर को कम करने में मदद करता है, एंटीबायोटिक्स के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और इससे FCR में सुधार देखने को मिलता है। CRD को अपने पोल्ट्री व्यवसाय में रुकावट न डालने दें। अपने निवेश की सुरक्षा करें और रेस्पोज के जरिए अपने पोल्ट्री फ्लॉक के स्वास्थ्य को बनाए रखें। रेस्पोज हर पोल्ट्री फार्म के लिए एक जरूरी सप्लीमेंट है। आज ही मंगाएं। लेकिन टेक्निकली इन्हें स्ट्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग सभी जो हैं वो लेगहॉर्न ब्रीड की होती हैं। मतलब लेगहॉर्न ब्रीड से ही ये कमर्शियल स्ट्रेन्स बनी हैं। तो जब ब्रीड एक ही है और उनका वो अलग हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत जेनेटिक्स, तो उन्हें स्ट्रेन्स कहा जाता है। तो ये तो थोड़ा सा टेक्निकल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम BB300 की बात करते हैं। ये वेंकीज़ की बर्ड है
और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत अच्छा इसे तैयार किया गया है, बनाया गया है। और इसकी इम्यून पावर, लिवेबिलिटी और प्रोडक्शन, वो सारे जितने भी मतलब एक बर्ड में होने चाहिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ़ायदे वाले पॉइंट्स जो होते हैं वो इसमें बहुत अच्छे हैं। इसकी लिवेबिलिटी एट ग्रोइंग पीरियड हमें पता है कि 0 से लेके 20 हफ्ते का पीरियड जो होता है वो ग्रोइंग पीरियड होता है, और उसमें ये 97 से 98% तक लिवेबिलिटी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि 20 हफ्ते पर अगर आपने 100 मुर्गियाँ डाली हैं तो लगभग 97 मुर्गियाँ ज़िंदा रहती हैं। इसके बाद लेइंग पीरियड आता है। लेइंग पीरियड हमें पता है कि 20 हफ्ते से 72 हफ्ते तक का होता है। उसके बाद रिटायर हो जाती है, और अगर अच्छी चल रही है तो वो 80 हफ्ते, 90 हफ्ते, 100 हफ्ते तक भी जाती है। तो उसमें से 94% तक इसकी लिवेबिलिटी रहती है। अगर मान लीजिए तो 97 का 94% जो होता है, तो ये लगाइए कि 92% तक मतलब 100 में से 92 मुर्गियाँ ज़िंदा रहती हैं। ठीक है। इसके बाद पीक एग प्रोडक्शन कितना आता है इसका? लगभग 97% प्लस। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट मतलब पोटेंट बर्ड है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। 97 प्लस 98, 99 तक भी चला जाता है अगर अच्छी फीडिंग और अच्छा मैनेजमेंट आपने किया है। पीक प्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, आगे ग्राफ में बताऊंगा मैं कि पीक पे जाता है, फिर उसके बाद परसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है। तो ये जो पीक होती है डिसाइड करती है कि मुर्गी कितने अंडे देगी। इसके बाद कितने हफ्तों तक ये 90% अबव रहती है इसका प्रोडक्शन, तो वो है लगभग 40 हफ्ते प्लस तक। तो अगर वो 52 हफ्ते की उसकी एक साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है, जैसा हम मानते हैं कि साल भर अंडे देती है, लेकिन 52 हफ्ते तो क्या, लोग इसे 70 हफ्ते तक भी रखते हैं। मतलब 52 हफ्ते ये लेइंग में आने के बाद की बात चल रही है। उसमें अगर ग्रोइंग पीरियड भी लगा दें तो फिर ये 72 हफ्ते हो जाते हैं। तो अगर 52 हफ्ते भी अंडे दे रही है और उसमें से ये 40 के करीब हफ्ते 90% से अबव है, तो जाहिर सी बात है फिर तो प्रॉफिट होना ही है। लेकिन क्या इतना रह पाता है? लोगों के यहाँ 90% जो है, अगर मैं बात करूँ खासकर यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल वगैरह की, तो यहाँ पे तो 90% मेरे ख्याल से 4 हफ्ते भी नहीं चलता है, 4 से 6 हफ्ते भी नहीं चलता है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। कुछ अच्छे फार्मर जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, फीड बना रहे होंगे, उनकी बात छोड़ दें अगर, तो 4 से 6 हफ्ते भी 90% नहीं रहता है। फिर वो कितने पे आ जाता है? 80, 81, 82, 85, 75 ऐसे चलता रहता है। तो लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि 40+ वीक्स ये 90% अबव प्रोडक्शन करती है, और करती भी है, मैंने देखा है। फीड इंटेक इसका 18 हफ्ते की एज तक लगभग 5.5 किलो रहता है, और 18 से 80 हफ्ते की एज तक 46.6 kg। तो फीड की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि छोटी बर्ड है, मेंटेनेंस कम है, तो इस तरीके से ये अंडे देती है। और इंडियन मार्केट में क्या है ना, कि इंडियन मार्केट में एक बात यह है कि अंडा जो है ना वो गिन के बिकता है, नंबर के हिसाब से बिकता है, वेट के हिसाब से नहीं बिकता। हैचरी में अंडों से निकलने के बाद चिक्स एक अत्यंत लंबी और तनावपूर्ण प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो नए पैदा हुए चिक्स के लिए काफी नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। उसके बाद चूजे लंबी यात्राएं करके आपके फार्म तक डब्बा बंद स्थिति में पहुंचते हैं। यह सब चिक्स के लिए बहुत अधिक स्ट्रेस वाला समय होता है। इस स्ट्रेस के कारण अलग अलग तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे चूजे की नाभि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, लेमनेस देखने को मिलती है, डिहाइड्रेशन होता है, गाउट के लक्षण दिखते हैं, जो अंत में योक सैक डिजीज का कारण बनते हैं। स्वस्थ चिक्स ही एक प्रॉफिटेबल पोल्ट्री की बुनियाद बनते हैं। इस सबके समाधान के तौर पर हम आपके लिए लाए हैं इजी ब्रूड, जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन को कम करता है, योक सैक डिजीज की संभावनाएं घटाता है, सैटेलाइट सेल्स की गतिविधि बढ़ाता है, और इसके बाद गुड़ और सोडा देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह उत्पाद हमारी वेबसाइट और इंडिया मार्ट पर उपलब्ध है।
अभी ऑर्डर करें। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है BB300 रखने का। लोग इसे रखने से अब घबराने लगे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत अच्छी बर्ड है। तो एवरेज जो एग का वेट होता है वो भी 58 ग्राम जाता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता और जाना भी नहीं चाहिए। तो अंडा बड़ा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी। फीड एफिशिएंसी 124 ग्राम की रहती है पर डे की। अंडा दे रही है या नहीं दे रही है तो वो एक एवरेज निकल के आ जाता है। बाकी बॉडी साइज़ 20 वीक की एज तक लगभग 1 किलो 360 ग्राम तक हो जाता है। 1 किलो 400 ग्राम ही हो जाए तो वो बेटर है 1 किलो 300 ग्राम होने से। बॉडी साइज़ 72 वीक की एज पर ये रहता है लगभग 1 किलो 600 ग्राम 1600 ग्राम की मुर्गी हो जाती है। तो कुल मिला के अगर देखें तो BB300 एक बहुत अच्छी बर्ड है और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ये बनी हुई है। और इसके अंदर जो समर सीज़न है या जो हीट स्ट्रेस है उसे मतलब उसका सामना करने की एक बहुत अच्छी क्षमता है बाकी जो बर्ड्स हैं उसके मुकाबले। लेकिन और ब्रांड्स भी अब ग्रो हो रहे हैं, लोग पाल रहे हैं, मिक्स भी रखते हैं लोग। तो ये BB300 के बारे में था। इसके बाद आती है हाईलाइन। हाईलाइन साउथ में चल रही है काफ़ी और लोग इसे पालते हैं और पसंद भी कर रहे हैं। मतलब इसका जो है इसको पसंद किया जा रहा है। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो लगभग 17 हफ्ते का है, जैसा कि उसमें 18 या 20 हफ्ते तक जाता है BB300 में। लिवेबिलिटी इसमें भी 97% तक है, मतलब 100 में से 97 मुर्गियाँ बच जाती हैं। ठीक है। फीड ये उससे कम कंज्यूम करती है अपने ग्रोइंग पीरियड में और जल्दी लेइंग पे आ जाती है एज़ कम्पेयर टू BB300। तो लगभग 5.25 किलो, उसमें 5.5 किलो था, इसमें 5.25 किलो फीड कंज्यूम होता है। बॉडी वेट 17 वीक की एज पर 1.24 kg होता है। लेइंग पीरियड इसका बहुत ज़बरदस्त है, 110 हफ्ते तक ये मुर्गी अंडे देती है या दे सकती है अगर आप इसका अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर कितना है, मात्र अगर देखें तो 72 हफ्ते तक ही उसे हम रख पाते हैं जब चूज़ा लाते हैं उसके, तो 110 हफ्ते तक चली जाती है। लिवेबिलिटी इसकी 60 वीक की है और 60 वीक पर 96% है और 80 वीक पर 94% है। तो बहुत अच्छी एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्यून पावर जो है इसकी वो काफ़ी अच्छी है। परसेंट पीक जो है वो 94% तक जाती है, लेकिन ये अंडे ज़्यादा टाइम तक देती है तो उस हिसाब से इसका जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है वो अधिक होता है। बर्ड हल्की है तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम होता है हल्की होने की वजह से। एग वेट इसका 38वें हफ्ते पर 60 ग्राम होता है और 84वें हफ्ते पर 63 ग्राम। तो बड़े अंडे ये देती है, ये मतलब बिग एग्स। तो कहीं आपका मार्केट अगर बिग एग्स का है, अच्छे रेट मिल जाते हैं, तो उसमें हाईलाइन को रखना अच्छा है। मतलब ओवरऑल बर्ड बढ़िया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ ज़्यादा है और मेंटेनेंस कम है और बर्ड प्रोडक्शन में जल्दी आ जाती है। तो ये 2-3 बातें इसे बहुत अच्छा बनाती हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे भी रख के शुरू कर सकते हैं अपनी फार्मिंग को। शायद श्रीनिवासा हैचरीज करके है कंपनी, वो प्रोवाइड करती है हाईलाइन, मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर आती है बोवांस। बोवांस की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में ना। इसका एक रीज़न मुझे ये नज़र आता है कि वेंकीज़ की जो फील्ड फोर्स है ना वो थोड़ी सी डाउन हुई है। शायद उनका जो मार्केटिंग है उन्होंने ये समझ लिया है वेंकीज़ ने कि हम तो हैं ही यहाँ पर, हमें तो कोई हटा नहीं सकता है। तो शायद यही वजह है क्योंकि वेंकीज़ वाले एक बार मतलब जब बर्ड दे देते हैं, उनकी बर्ड बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लाजवाब बर्ड है BB300। और उसने ही इंडिया का एग मार्केट एक तरीके से
डेवलप किया है। ये बर्ड्स तो बाद में आई हैं, बोमांस है, लॉमेन है या हाई लाइन वगैरह, ये तो बिल्कुल रिसेंट हैं, अभी 8-10 साल या 12 साल की हैं। लेकिन जो इतना लंबा एक इंडियन एग मार्केट ग्रो हुआ है वो BV300 ने और वेंकीज़ ने ही किया है। लेकिन ये सुनने में आता है कि कस्टमर सर्विस अब थोड़ी सी वीक हो गई है, लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी वजह होगी। तो इसी वजह से फिर लोग शिफ्ट कर जाते हैं, है ना, जहाँ पे कस्टमर सर्विस अच्छी मिलती है। अब पता नहीं है बोवान की कैसे है, लेकिन लोग बोवान की तरफ मूव कर रहे हैं, कई सारे फार्मर्स हैं। तो इसकी लिवेबिलिटी अच्छी है। बॉडी वेट जो है बोवान्स का 17 वीक पर वो 1175 ग्राम है, और 18 वीक की एज पर ये 1250 ग्राम हो जाता है। फीड कंजम्पशन इसका 17 वीक तक काफ़ी कम रहता है, मतलब ये लगाइए 5 किलो 100 ग्राम 120 ग्राम के करीब, और 18वें हफ्ते तक ये बढ़ के 5 किलो 600 ग्राम, उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेइंग पीरियड जो है इसका वही 18 से 72 हफ्ते, लेकिन ये जो बर्ड है ना, प्रैक्टिकली मैंने देखा है कई फार्मर्स के पास 90 और 100 वीक तक ये आराम से चली जाती है। लिवेबिलिटी इसकी उन्हीं के जैसी है, हाई लाइन और BV300 जैसी। और एज एट 50% प्रोडक्शन, जब 50% प्रोडक्शन पे आती है तो उस टाइम ये 144 डेज़ की होती है। परसेंट पीक इसकी 95% जाती है, क्योंकि इसका जो एग साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है BV300 के मुकाबले। तो एवरेज जो एग वेट है वो 60 ग्राम का आता है, उसमें BV300 में तो ये काफ़ी कम है, मेरे ख्याल से 50-52 ही होता है। तो उस हिसाब से बड़े अंडे बोवान से हमें मिलते हैं। लेकिन जब नंबर पे हमारे अंडे बिकते हैं तो वेट का इतना मतलब नहीं जाता है। तो अगर कोई मार्केट है जहाँ पे बड़े अंडे की डिमांड है या बड़े अंडे आते हैं तो लोगों को सेल करने में आसानी रहती है, लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, तो ऐसी मार्केट में जाहिर सी बात है, और आपको बड़े अंडे का थोड़ा प्रीमियम प्राइस भी मिलता है, तो बोवान्स रखी जा सकती है और रखी जाती है। एवरेज फीड कंजम्पशन जो है वो एक दिन का वो लगभग 106 ग्राम है इसका। तो फीड कंजम्पशन कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, और एक जो FCR एंडो का वो लगभग 2.1 का है, मतलब 210 ग्राम फीड खा के एक अंडा मिलता है हमें, अगर अंडों की बात करें, क्योंकि अंडा रोज़ तो देती नहीं है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है अंडों का प्रोडक्शन कम होता जाता है। तो एक एवरेज अगर निकालें तो 2.1 का आ जाता है। उसके बाद बॉडी वेट आता है 76 वीक की एज पर लगभग 1700 ग्राम। तो ये इसके 1-2 पॉइंट्स हैं कि एक तो इसका बॉडी वेट मतलब ज़्यादा है, तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई रहती है, और प्रोडक्शन में तो ये आ जाती है, लेकिन इसकी जो हीट टॉलरेंस है वो BV300 के मुकाबले थोड़ी सी कम है। ये ज़्यादा मतलब, और कई बार ये होता है ना कि हम इसे फील्ड कंडीशन में नहीं मतलब वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इवन आपको तो देख के भी नहीं लगेगा कि ये, अगर आप नए हैं तो, कि ये बोवान्स है कि हाई लाइन है या BV300 है। लेकिन वेंकीज़ की बर्ड्स का हीट टॉलरेंस तो नो डाउट बहुत अच्छा होता है किसी भी स्ट्रेन से। फिर आती है लॉमेन। लॉमेन भी साउथ में ज़्यादा चलती है, यहाँ पर तो नॉर्थ में तो उसका इतना वो नहीं है, फीड कन्वर्जन इसका भी बाकियों के मुकाबले ही है, और इसका बॉडी वेट 20 हफ्ते की एज पर ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है इसका जो मतलब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि ज़्यादा फीड खाती है ज़िंदा रहने के लिए। तो ये एक मतलब बड़ा फैक्टर है। अगर मान लीजिए 5 ग्राम भी ज़्यादा खा रही है और साल में 365 दिन है, तो वो फिर 1.5 किलो तक चला जाता है ना एक्स्ट्रा फीड। और 1.5 किलो अगर एक मुर्गी, 10,000 मुर्गियां हैं आपके यहाँ, तो वो 1500 किलो फीड बन जाएगा, है ना, सॉरी 15,000 किलो फीड बन जाएगा साल का एक्स्ट्रा। तो 15 टन फीड तो मायने रखता है ना। तो ये एक फैक्टर है इसका। एंड जब होता है प्रोडक्शन का तब 2 किलो की हो जाती है ये मुर्गी। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे तो नहीं लगता है कि लॉमेन
का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और अंडे भी इसके 305 तक आ जाते हैं 12 महीने में, और 345 अंडे तक देती है 14 महीने की एज तक, जब तक ये रिटायर होती है। अंडा बड़ा है तो पीक प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं जाता है, 94% तक ही जाता है। और एज 50% प्रोडक्शन पर 140 से 150 होती है। और इसका जो एग शेल है वो ब्राउन कलर का रहता है, थोड़ा सा ब्राउन टिंच आता है उसमें। तो ये ब्रीड्स के बारे में था जो इंडिया में यूज़ होती हैं, जो आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने की बात यह है कि जो BV300 है वो और बोवान्स कोई भी रख सकते हैं, और अगर मैनेजमेंट जैसा ट्रेनिंग में आप सीखेंगे वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो किसी बर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फीडिंग न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो किसी को भी नहीं पाला जा सकता है, दोनों ही फिर नुकसान करती हैं। IMN पायरोफोस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेस्पोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेन एच एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में ई कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ CRD और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलीमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं, और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल DS द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं।